हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। यानी सभी प्रश्न आप सभी के जो वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार करता है वही पैटर्न पे आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्नों को खुद से सोल्व करना, और जो सोल्व ना हो तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। और अंत में आप लोग सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना कि सर जी मैंने इतना राइट और इतना रॉन्ग, जो हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या करा भाई। पहला प्रश्न आप सभी को यहाँ पूछना चाहता है आप सभी से एग्जामिनर कि यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे कहने का मतलब है ना कि विपरीत क्रम में वर्णमाला यानी ABCD को विपरीत उल्टा से लिखो। जैसे ZYXW इस तरह से उल्टा से लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। करा है ना विपरीत क्रम से लिखा जाए। देखो विपरीत क्रम से लिखा हुआ है। अब करा है ना प्रश्न कि आपके बाईं ओर से 17वें, यानी क्या करना है तो हमें पहले बाईं और दाएं समझना है। जैसे हम इस तरफ को क्या कहते हैं तो इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं भाई तो इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं। अब हमें एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाहता है, जो देखो करा है ना आपके बाएं ओर से 17वें अक्षर, यानी बाएं कहाँ है भाई यहाँ पे, और बाएं ओर से 17वें अक्षर यानी यहाँ से हमें 17वें अक्षर को चयन करना है। कैवा अक्षर को हमें चयन करना है भाई, तो यहाँ से हमें 17वें अक्षर को चयन करना है। 17वें अक्षर को ढूंढना है कि कौन सा भाई, तो देखो 17वें अक्षर को ढूंढने के लिए आप लोग यहाँ पे इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17वें अक्षर पे हमें क्या मिला भाई तो हमें मिला 17वें अक्षर पर जे मिला। यानी जब हम बाएं से 17वें अक्षर पे चले ना तो बाएं से 17वें अक्षर चलने के बाद हमें क्या मिला भाई तो हमें जे मिला। 17वें अक्षर पे क्या मिला, जे मिला। अब आगे क्या कर रहा है, आगे आप लोग समझो भाई। तो देखो क्या कर रहा है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर पे तो हमें जे मिला। अब कर रहा है ना कि 17वें अक्षर के दाएं से, यानी 17वें अक्षर के दाएं किधर होगा तो देखो इस अक्षर, यानी 17वें अक्षर कौन है जे। अब जे के दाएं बोलेगा तो इस तरफ होगा और बाएं बोलेगा तो इस तरफ होगा। लेकिन हमसे बोल रहा है क्या कि यहाँ पे कि 17वें अक्षर के दाएं से, यानी दाएं इस तरफ से कर रहा है कि 7वां अक्षर कौन सा है। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि जे के दाएं ओर यानी इस तरफ 7वां अक्षर। तो देखो यहाँ पे कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, यानी 7वां अक्षर पे हमें क्या दिखा भाई तो 7वां अक्षर पे सी दिखा। यानी राइट आंसर जो हमारा होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे आपका एग्जामिनर किस तरीक़ा से पूछा था। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा रखा है, कुछ नहीं है, बस वह कहा है कि विपरीत कर दिया, यानी वर्णमाला को विपरीत लिखा, यानी जेड से स्टार्ट किया। अब कह रहा है कि बाईं ओर से 17वां अक्षर, जब बाईं ओर से हम 17वें अक्षर पे चले ना तो हमें जे मिला। अब कह रहा है नहीं कि 17वें अक्षर के दाएँ से, यानी जे के दाएँ हम इस तरफ चलेंगे और दाएँ से 7वां अक्षर, और 7वां अक्षर पे हमें कौन मिला तो सी मिला। यानी राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है तो 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न और दिशा वाले, इसमें आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज आप लोग कब नहीं होगे जब आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे। जैसे कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण, इधर की ओर मैं पूरब और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना अगर पॉइंट समझते हो तो ये प्रश्न बिल्कुल ही राइट करोगे और कन्फ्यूज कतई नहीं करोगे। जैसे कि समझना, देखो करा है ना राजेश 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। राजेश कोई लड़का है, यहाँ पे है, मान लिया कहाँ जा रहा है भाई तो यहाँ पे चल रहा है 5 किलोमीटर पूरब की ओर। 5 किलोमीटर पूरब की ओर यहाँ पे चला, ठीक है। करा है इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ पे आया ना राजेश तो यहाँ से कहाँ मुड़ा तो देखो यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ेगा यानी इस तरफ होगा, और कितना चला भाई तो 8 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला और पहुँच गया कहाँ, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब कर रहा है ना कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। देखो उसके बाद
बाईं ओर मुड़ा, जब यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, और बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर, और बाईं ओर मुड़ा और कितना चला भाई, तो देखो 5 किलोमीटर चला, यानी इतना, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कितना चला, यहाँ पे आया तो 5 किलोमीटर चला, समझना कराए। और फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ा तो कहाँ जाएगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना चला भाई, तो 8 किलोमीटर, यानी यहाँ पे पहुँच गया और कितना चला, 8 किलोमीटर। अब आपका एग्जामिनर जो देखो क्या कहना चाहता है कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभ स्थान से, प्रारंभ स्थान यहाँ है, से कितना दूरी पर है, और वह है कहाँ, यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप सभी को बताना होगा। कैसे बताओगे, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से, इतना और इतना की दूरी का मान कितना है, 5 किलोमीटर। अब देखो जब ये 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होना चाहिए, यानी ये वाला बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब ये 5 और ये 5, 5 5 10, यानी जब उसका प्रारंभ स्थान से उसकी दूरी की बात करें ना, तो 5 और 5 10 किलोमीटर की दूरी है, जो कि क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है आप सभी से और किस प्रकार। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस आप लोग समझना, कंफ्यूज कतई नहीं करना है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने संख्याएं हैं। देखो हमें ऐसे कितने संख्याएं को चयन करना है जिसके ठीक पहले x है, यानी मैं मान लिया कोई संख्या x है, ठीक है। अब कह रहा है इसके ठीक पहले 6 है, यानी इसके पहले कितना होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, 6 इसके पहले 6 होना चाहिए। अब कह रहा है इसके ठीक पहले 6 होना चाहिए तथा बाद में 3 हो, और इसके बाद में फिर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब वह संख्या बताओ आप लोग कि वह संख्या जो है वह कौन सी संख्या है। तो देखो पहले 6 और बाद में 3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन कौन 6 है, तो देखो यहाँ पे 6 है और बाद में 3 देखो नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ पे देखो पहले 6 होना चाहिए, बाद में 3 होना चाहिए। तो देखो मिल गया, यहाँ पे कहाँ मिला भाई, तो देखो पहले 6 है, 6 को पहले देखो ना, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, देखो यहाँ पे 6 है और बाद में 3 है, लेकिन इसके बीच वाले संख्या कौन मिला, तो 8 मिला, एक यहाँ पे मिल गया, समझना। और फिर देखो कहाँ है 6 भाई, तो 6 यहाँ है, पहले 6 होना चाहिए और बाद में 3 होना चाहिए और बीच में 7, यानी एक संख्या यहाँ भी मिल गया 7। और देखो कहाँ है भाई, तो पहले 6 होना चाहिए, देखो पहले 6 है और बाद में 3 होना चाहिए, तो ये संख्या कौन मिल गया, तो ये संख्या 4 मिल गया। अब देखो कौन है, तो देखो पहले 6 है लेकिन बाद में यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, तो ये होगा नहीं। और देखो कहाँ है भाई, तो देखो हाँ यहाँ पे मिल गया पहले 6 और बाद में 3, यानी ये संख्या कौन मिल गया, 6। तो ऐसे कितने संख्या मिला जिसके पहले 6 है, तो देखो 8 के पहले 6 है, 8 के पहले 6 है और बाद में 3 है। फिर देखो 7 के पहले 6 है, 3 है। फिर देखो 4 के पहले 6 है, फिर 3 है, और 6 के पहले देखो 6 है और 3 है। ये ही तो संख्या में चयन करना था। तो यहाँ पे कितना संख्या मिला, तो देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और एक 4 संख्या, यानी हमारा राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। समझ पा रहे हो। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 4 नंबर का प्रश्न। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका यहाँ पे तैयारी जो हो और ज़्यादा मजबूत होता जाए। समझ रहे हो। चलो देखो इसमें क्या करा भाई, यहाँ पे करा है ना कि जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़। तो इसका मान क्या होगा बताना होगा। देखो यहाँ पे क्या है भाई 10 है, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ कहाँ है, तो देखो यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कितना है 10 है। अब देखो गुना, गुना का अर्थ क्या करे भाई, गुना का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ यहाँ पे
5 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ देखो गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 4। फिर देखो क्या है भाई, तो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, तो भाग है, भाग 2 और यहाँ पे 2। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव यहाँ पे क्या दो 2। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे भाग कहाँ है, तो यहाँ पे, तो देखो 10 प्लस का 5 गुने का। अब देखो जब 4 में आप लोग 2 से भाग दोगे कितना प्राप्त होगा भाई, तो 2 होगा, 2 दूना का 4 और माइनस का 2। अब क्या करना है, तो गुना करना है। तो देखो 10 प्लस का 5 दूना का 10 और माइनस का 2। अब देखो 10 प्लस का 10 20 और 20 में 2 घटा दोगे तो 18। 18 बोले तो ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य बोले तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, क्या कर रहा है, 5 नंबर का कर रहा है ना, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें यानी यहाँ पे हमें ना सीरीज वाले प्रश्न दे रखा है। अब ये सीरीज में हमें समझना होगा कि यह सीरीज जो है वह किस प्रकार का है। तो देखो यह जो सीरीज है ना, यह सीरीज जो है नंबर सीरीज का है, यानी संख्या वाली सीरीज है। और उसमें भी क्या हो रहा है ना भाई, तो यह स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमें समझना होगा और सोचना होगा इस तरीके से, किस तरीके से, तो इस तरीके से कि देखो 2 से 6 हुआ तो हुआ कैसे, यानी किस प्रकार से हुआ, 2 से जब 6 बना कैसे बिना, हम किस तरह से सोच सकते हैं। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि गुना का 3 किया तो 6 में गुना का हम 3 करेंगे तो 18 आना चाहिए, लेकिन 15। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें कुछ अलग तरीका से यहाँ पे सोचना है। क्योंकि जितने भी वर्तमान समय में हमने पेपर को आका और देखा तो पता चला कि वर्तमान समय में 22, 23, 24 में जितना भी एग्ज़ाम पड़ा है ना, हर विभाग में आपका एग्जामिनर कैलकुलेशन कम रखा है और लॉजिक बहुत ही ज़्यादा लगा रखा है हर प्रश्न में, हर सब्जेक्ट में। जैसे मैथ आ जाओ, रीजनिंग आ जाओ, इंग्लिश आ जाओ, समझना इस प्रकार में लॉजिक, यानी लॉजिक करने का मतलब ना सोचने पे मजबूर आप सभी को कर देगा। तो उस लेवल का प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप लोग वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। इसके लिए अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा ना, अच्छी तरीक़ा से सोल्व उसका करने की तरीका जानना पड़ेगा ना, बिल्कुल, तभी तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। अब देखो समझना कि 2 से हम 6 कैसे ला सकते हैं। तो देखो अगर हम गुना का 2 करते हैं, समझना, तो 2 में गुना का 2 करेंगे तो 2 दूना का 4, लेकिन हमें चाहिए 6 तो प्लस का 2 करेंगे, समझना। फिर हमें 6 से चाहिए 6 से चाहिए हमें 15। तो क्या करेंगे, तो पहले हम 15 के करीब जाने की कोशिश करेंगे, यानी हम 6 में गुना का 2 करेंगे तो 6 गुना का 2 12, लेकिन हमें चाहिए 15 प्लस का 3 करेंगे। देखो 12 प्लस का 3 15। अब जब हम 15 से 34 जाने के लिए करेंगे तो 34 के करीब पहुंचेंगे। अगर 34 नहीं आ रहा है तो 34 के करीब पहुंचेंगे ना। तो देखो गुना का 2 करेंगे तो 15 गुने का 2, 15 दूना का 30, लेकिन 30 नहीं चाहिए, हमें 34 चाहिए। तो फिर क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, तो प्लस का 4, 30 प्लस का 4 34। और जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो क्या करेंगे भाई, तो देखो इसमें भी गुना का 2 प्लस 2, गुना का 2 प्लस 3, गुना का 2 प्लस का 4। तो क्या होना चाहिए, गुना का 2 होना चाहिए और प्लस का 5 होना चाहिए, और जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कैसे करेंगे, तो देखो 34 गुना का 2 करेंगे, कितना आएगा भाई, तो 34 गुने का 2 कितना होगा, तो 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6, 34 दूना का 68। जब 68 में प्लस का 5 करोगे तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 8 और 5 कितना होगा, तो 8 5 13 और 6 1 7, यानी 73। यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 73 यानी 73 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है,
तो 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है। देखो देखने में आप सभी को यह प्रश्न डरा रहा है ना, बहुत ही डर लग रहा होगा ये प्रश्न देखने के बाद, लेकिन पता है यहाँ पे भी आपका एग्जामिनर बहुत सारे लॉजिक लगा रखा है। बहुत सिंपल है, सोचना भी आप सभी को बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन बस ऐसे ही थिंकिंग करना है, इस प्रकार से सोचना है कि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट में बनने वाला प्रश्न है। कैसे समझो, देखो इतना जो दे रखा है, अल्फ़ा वर्ड दे रखा है। अब बताना है कि यहाँ पे जो होगा ना भाई साहब, वे क्या होगा, यानी 2 अल्फ़ा वर्ड और आगे हमें चयन करना होगा। और यानी यहाँ पे जो 2 अल्फ़ा वर्ड आएगा ना, वह क्या क्या आएगा आप लोग को बताना होगा। तो देखो अगर मैं इस तरह से समझता हूँ कि यहाँ पे देखो 2 हमें प्राप्त करना है, समझना 2 प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखो मैं ए से चलता हूँ, तो देखो बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई। देखो हम 2 गैप कर रहे हैं, ये दोनों हम क्या कर रहे हैं भाई, गैप कर रहे हैं। तो देखो ई के बाद आए तो ये 2 को गैप करके अगला पद निकालेंगे, यानी हमें अगला पद नहीं चाहिए, ये दोनों जो छोड़े ना यही दोनों चाहिए। यानी ए बी सी से ये सीरीज से हमें यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त नहीं होने वाला है। तो हमें किस तरीक़ा से यहाँ पे सोचना होगा, तो हमें जब भी राइट आंसर दिलाएगा ना, तो ये जेड वाई दिलाएगा, एक्स डब्ल्यू दिलाएगा, ये दिलाएगा, और वही यहाँ पे ये होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चलो अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे समझो इस तरह से यहाँ पे किया है ना, कि इस तरह से आप लोग चलो। जैसे कि देखो एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू भी, फिर देखो डब्ल्यू एक्स, फिर देखो वाई जेड, यानी इस तरह से चल रहा है। किस तरह से चल रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। कैसे, तो कंटिन्यू चल रहा है। देखो एस टी, टी के बाद यू भी, यू भी के बाद डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स के बाद वाई जेड। तो देखो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एस से पहले हम इसको लाएंगे और इससे पहले हम इसको लाएंगे। तो इसको लाने के लिए कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हमें फास्ट करने के लिए कैसे करेंगे भाई, तो देखो पहले देखो एस का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, तो एस का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 19 होता है। तो 19 से पहले जो आएगा वह कौन आएगा भाई, 18, 18 यहाँ पे आना चाहिए, और 18 से पहले कौन आना चाहिए, तो 17 आना चाहिए। अब देखो 18 जो होता है वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, आर का। तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, आर होना चाहिए, आर होना चाहिए। और यहाँ पे 17 जो होता है वह किसका होता है, क्यू का। अब देखो यहाँ पे क्यू आर, एस टी, यू भी, डब्ल्यू एक्स, वाई जेड, इस तरह से यहाँ पे मैच हो रहा है ना। यानी यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे आर आया और क्यू आया, और ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आर क्यू बोले तो ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न। देखो 7 नंबर का प्रश्न में ना, यहाँ आप सभी को संबंध बताना है। इस तरह से संबंध बताना है कि कह रहा है ना, कबूतर, पक्षी और कुत्ता, यानी आप सभी को वैसे ऑप्शन का चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। क्या भाई, कबूतर है, पक्षी है, कुत्ता है। अगर मैं पक्षी के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना, पक्षी के लिए मैं एक गोला बनाया। देखो कबूतर जो है ना, वह भी एक प्रकार का पक्षी है, यानी पक्षी के अंदर ही आएगा, कौन आएगा, तो कबूतर आएगा। यानी पक्षी के अंदर कौन आ गया, तो कबूतर आ गया। ठीक है। अब देखो अगर हम कुत्ता की बात करें ना, यह कुत्ता जो होता है वह क्या होता है, तो ना पक्षी से रिलेशन रखता है ना कबूतर से रिलेशन रखता है, यानी कुत्ता जो होगा ना अलग होगा। अब बताओ ऐसा गोला कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी के लिए 8 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है ना, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। क्या करा है भाई, तो देखो करा है कुछ पक्षी हाथी है। देखो यहाँ पे कुछ पक्षी जो है ना, यहाँ पे कुछ पक्षी जो है वह क्या है भाई, तो पक्षी का जो है ना वह कुछ भाग जो है वह क्या है, तो हाथी है। समझना, पक्षी का कुछ भाग क्या है, तो पक्षी का कुछ भाग हाथी है। ठीक है। अब कह रहा है ना कि कुछ हाथी पत्थर है, यानी हाथी का भी कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो हाथी का भी कुछ भाग जो है वह पत्थर है।
अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या करा भाई, करा है कुछ पत्थर पक्षी है। पत्थर देखो भाई सब यहाँ है, पक्षी यहाँ है, और पक्षी और पत्थर में कोई रिलेशन, कोई टचिंग बचिंग है, कोई संबंध नहीं है, यानी ये कट जाएगा। निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 कह रहा है भाई कि कुछ हाथी पक्षी है। हाथी देखो ये है, पक्षी ये है, और हाथी और पक्षी में देखो कुछ रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी निष्कर्ष 2 क्या होगा भाई, तो सही होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी का एग्जामिनर क्या कहना चाहता है ना, कह रहा है शुभम के घड़ी में 10:33 हो रहे हैं। देखो यह घड़ी से है, टाइम से प्रश्न है। कह रहा है शुभम एक लड़का है, उसके घड़ी में 10:33 हो रहे हैं। तो बताइए कि किसी समतल दर्पण के सामने रखने पर उसका प्रतिबिंब समय कितना प्रतीत होगा। अगर मान लो कि जो स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हो उनके घड़ी में 10:33 हो रहा है, जैसे कि आप लोग जहाँ से भी क्लास कर रहे हो, तो देखो मानो कि आपका दीवार पे एक घड़ी लगा हुआ है जिसमें 10:33 हो रहा है। अगर उसके सामने आप लोग समतल दर्पण को ले जाके रखते हो, तो जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस घड़ी का, तो उसमें जो टाइम बताएगा वह कितना प्रतीत हुआ दिखाई देगा। जो घड़ी का टाइम है उस दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत दिखाएगा, जो आप सभी को बताना है। इस तरह से आप सभी को समझना है। तो कैसे करोगे, तो जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि किसी भी घड़ी का जो समय दे दिया जाए और पूछे कि दर्पण में कितना दिखाई देगा, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा 11:60 को आप लोग वह घड़ी के टाइम को घटा देना, तो 10:33 में घटा दोगे। तो देखो कितना होगा भाई, तो 60 मिनट में 33 मिनट चला जाएगा, कितना होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7, ये 5 में से 3 जाएगा 2, 27 मिनट। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे हो गया 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो 1, यानी घड़ी में आपका वास्तविक टाइम 10:33 दिखा रहा था ना, जब आप लोग समतल दर्पण के पास ले जाओगे उस घड़ी को, तो जो समतल दर्पण यानी दर्पण में जो बजा हुआ समय प्रतीत होगा वह 1:27 प्रतीत होगा, यानी दिखाई देगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न देखो। 10 नंबर का प्रश्न में आप सभी का एग्जामिनर आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। उपयुक्त कर्म कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे धागा है, बोना है, कपास है, उर्वरक है, और फिर क्या है, तो कपड़ा है और बीज है। अब इसमें आप सभी को सोचना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और उसके बाद फाइनल कौन होगा, ये बताना होगा। कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, तो समझना। देखो यहाँ पे क्या करा भाई, तो यहाँ पे करा है ना कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो देखो यहाँ पे कपास से हमें कपड़ा बनाने के लिए करा, ये तो हमें पढ़ने के बाद पता चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले बीज होना चाहिए, यानी F होगा। बीज होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो बीज होने के बाद फिर क्या होगा, बोना होगा, यानी उसे क्या करेंगे, B नंबर। बोने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो बोने के बाद की बात करें ना, तो वह क्या होगा, तो यहाँ पे उसमें हम क्या डालेंगे, तो उर्वरक डालेंगे, यानी D नंबर उर्वरक डालेंगे। उर्वरक डालने के बाद हमें फिर क्या प्राप्त होगा भाई, तो हमें कपास प्राप्त होगा। कपास का खेती यहाँ पे देखे हो, यानी वही तो हो रहा है कि पहले बीज होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो उसे हम बोएंगे, यानी बीज को क्या करते हैं, बोते हैं, खेत में बो देंगे। बोने के बाद फिर उसमें उर्वरक डालेंगे। उर्वरक डालने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो कपास होगा, यानी C नंबर। कपास होने के बाद हम उसमें से क्या निकालेंगे, तो धागा A नंबर। और धागा निकालने के बाद फिर क्या बनेगा, तो फाइनली अंत में कपड़ा बनेगा, यानी E नंबर। बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है भाई, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है,
कैसे है और किस प्रकार है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा ना इस तरीक़ा से कि यहाँ पे जिस प्रकार 144 यानी 144 आया है, 81 आया है और यहाँ पे कितना आया है तो 36 आया यानी 36 आया है। तो उसी प्रकार इस भाट के जगह जो होगा ना क्या होगा कैसे होगा ये बताना होगा। तो अब हम यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, तो देखो इस तरह से हम यहाँ पे लॉजिक लगा के सोच सकते हैं। आप लोग समझना कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से मानो कि अगर मैं यहाँ पे 81 लाना चाहता हूँ तो कैसे सोचूंगा, तो देखो इस तरह से सोच सकते हैं कि 3 और 6 को आपस में हम कैसे करें कि यहाँ पे 81 आ जाए यानी 81 आ जाए। तो देखो इस 3 को और इस 6 को आपस में हम जोड़ते हैं तो 3 और 6 कितना आएगा भाई 9 आएगा, जोड़ने के बाद 9 आएगा। अब 9 से हमें चाहिए 81 तो 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग हमें कितना आएगा 81 आएगा, 81 आएगा। समझ पा रहे हो, आ गया 81। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे यानी 7 और 5 से हमें 144 लाना है 144, तो इसको जोड़ेंगे तो देखो 7 और 5 जोड़ेंगे 12 आएगा और 12 का वर्ग करेंगे तो देखो 144 144 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। वही इसमें अप्लाई करो तो 4 प्लस का 2 जोड़ो तो 6 और 6 का स्क्वायर करो देखो 36 है ना। तो उसमें भी इसमें भी वही करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई तो 100 आएगा, यानी यहाँ पे क्या आया तो 100 आया। हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है भाई तो बिल्कुल सही है, यानी आपका राइट आंसर क्या है तो 100 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट नंबर है 12 में क्या कर रहा है ना 12 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है, लेकिन लॉजिक किस तरह से लगाना है ये आप सभी को सोचना होगा। कैसे सोचेंगे, तो देखो हमें ये सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 20 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 90 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर भी हम नहीं ले लाएंगे ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे किस तरह का सोचना है, तो हमें इस तरह से सोचना है कि 2 को और 4 को आपस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करें ताकि हमें यहाँ पे 20 आ जाए 20 आ जाए। कैसे सोचेंगे, तो इस तरह से सोचना कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब जब हम सभी को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ 20 आ रहा है, यानी यहाँ पे 20 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई तो 20 आ रहा है यानी 20 आ रहा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा तो 81 यानी 81। अब देखो जब हम दोनों को जोड़ेंगे यानी 81 प्लस का 9 जोड़ेंगे तो देखो 90 यानी 90 आ रहा है। बोलोगे जी सर आ रहा है। अब वही इसमें भी करना है, यानी 1 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 1 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, यानी क्या 1 प्लस का 25 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 1 प्लस का 25 कितना आएगा तो यहाँ पे 26 होगा, यानी 1 प्लस का 5 1 प्लस का 25 कितना होगा 26। ऑप्शन नंबर कौन होगा भाई, तो बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी क्या होगा तो 26 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 13 नंबर का जो प्रश्न है ना डाइस वाले प्रश्न है, यानी पासा वाला प्रश्न है। अब इसमें आप सभी को ना इस तरह से समझना होगा, इस तरह से सोचना होगा कि हमें एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। कहना हमसे ये कहना चाहता है ना कि नीचे दिए गए पासा के अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 3 के हमें विपरीत बताना है। तो देखो यहाँ पे 1 पासा 2 पासा 3 पासा, 3 पासा यानी 3 डाइस दे रखा है और इसमें भी कुछ कुछ स्थितियां हैं। देखो ये क्या है, तो ये कुछ कुछ स्थितियां यहाँ पे सभी तीनों पासा में हैं और इन्हीं स्थितियां में से हमें करा है ना
कि 3 के विपरीत बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 2 पासा 3 पासा 4 पासा दे दिया जाए और बोले कि विपरीत बताओ किसी भी एक स्थिति को, तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी 2 पासा को आप लोग रेंडम उठा लोगे। 2 पासा को आप लोग उठा लो। चलो मैं मान लिया कि पहला और दूसरा पासा उठा लिया। अब इसमें से क्या करना है ना कि इन दोनों पासा में आप लोग को देखना है कि कौन सा स्थिति कॉमन दिख रहा है, यानी कौन सा स्थिति कॉमन दिख रहा है भाई। तो इन दोनों में तो देखो यहाँ पे 1 दिखा कॉमन, यहाँ पे 1 दिखा कॉमन, और यहाँ पे 3 भी दिख गया और यहाँ पे 3 भी दिख गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ ना, तो यहाँ पे देखो 2 पासा, यहाँ पे जब 2 पासा लिए ने तो इन दोनों पासा में क्या हुआ, तो 2 स्थितियाँ कॉमन मिल गया। यानी जब भी 2 पासा में आप सभी को 2 स्थितियाँ कॉमन मिल जाए ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे ये सोचोगे कि जो स्थितियाँ कॉमन नहीं मिला, जैसे देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ये दोनों कॉमन नहीं मिला ना, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत, यानी 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2। लेकिन हमसे पूछा है तो 3 का विपरीत। अब 3 का विपरीत हम निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो ये पासा 1 और पासा 2 से तो निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना है। किस तरह से सोचना है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से सोचना है कि अगर हम पासा 2 को और पासा 3 को लेके चलते हैं तो हमें क्या आता है। तो देखो पासा 2 और 3 में हमें देखेंगे, क्योंकि पासा 1 और 2 से हमें तो निकला नहीं, हमें एक एक स्थितियाँ कॉमन निकला, लेकिन हमें चाहिए सभी की स्थितियाँ कॉमन, तभी तो 3 उसमें आएगा। तो देखो अब हम पासा 2 और पासा 3 में देखेंगे कि कितनी स्थिति कॉमन है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, यानी ये दोनों पासा में एक एक स्थिति कॉमन है। और जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन हो ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है ना कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आप लोग चल जाओ। जैसे 3 से घड़ी की दिशा में चलोगे तो 1 पे, फिर देखो 4 से घड़ी की दिशा, यहाँ पे 3 से घड़ी की दिशा में चलोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे, 4 पे। इस तरह से चल दियो। अब देखो पासा 1 में, यहाँ पासा 2 में देखो कहाँ से चलना शुरू किए हो, तो 3 से, तो यहाँ पे 3 लिखो। 3 के बाद कहाँ पे आए हो भाई, तो 5 पे, तो यहाँ पे 5 लिखो। और 5 के बाद फाइनल कहाँ पे आए हो, 1 पे, तो यहाँ पे 1 लिखो। ठीक है, और वही इसमें आ जाओ। देखो कहाँ से चलना शुरू किए हो, 3 से, तो यहाँ पे 3। 3 के बाद देखो कहाँ पे आए हो, तो 2 पे, तो यहाँ पे 2 लिखो। और 2 के बाद कहाँ पे आए हो भाई, तो 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये होता है कि 1 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। बोलोगे सर अभी भी हमें यहाँ पे 3 का विपरीत नहीं निकला है, और यहाँ पे एग्जामिनर हमसे 3 का विपरीत ही पूछा है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है ना, अब आप लोग को ये सोचना है कि एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है। बोलोगे 6 स्थितियाँ होती है, यानी 1 2 3 4 5 6। 6 स्थिति से ज़्यादा देखे हो, 7 8 9 ये सब कभी किसी पासा पे देखे हो नहीं ना, यानी 6 तक ही होता है। अब इन 6 में से आप लोग ने किसका किसका उपयोग किए हो, तो देखो यहाँ पे 4 का उपयोग कर लिए हो, यहाँ पे 1 का उपयोग कर लिए हो, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 2 का। अब यहाँ पे देखो 3 है। अब यहाँ पे कौन सा स्थिति यहाँ पे जो आप सभी के लिए बच रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे कौन 6, यानी 3 का विपरीत जो होगा ना वह क्या होगा, 6 होगा। यानी और हमसे क्या पूछा है, तो 3 का विपरीत ही पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। यानी 3 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 6 होगा, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है। नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे आप सभी का एग्जाम कर रहा है ना कि जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से, देखो यहाँ पे संबंध हमें बताना है कि टहलना का संबंध जिस प्रकार दौड़ना से है ना, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे होगा। देखो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे इसलिए इस प्रश्न में कि जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, तो उसी प्रकार शीतल मंद समीर, यानी पहले तो ये नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि शीतल मंद समीर क्या होता है। तो देखो सब यहाँ पे हम डिटेल से बताते हैं। शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा ठंडा, और मंद मतलब क्या होता है, थोड़ा, यानी मंद गति में, यानी धीरे धीरे। समीर में क्या होता है, हवा। तो पूरा को जब हम जोड़ेंगे क्या होगा भाई, तो ठंडा समीर यानी धीरे धीरे, और समीर में क्या होता है, हवा, यानी क्या होता है, तो ठंडा हवा। और मंद में क्या होता है, धीरे धीरे चलना, यानी धीरे धीरे बहना, तो ठंडा हवा बहना।
शीतल मंद समीर मिस यही होता है कि ठंडा हवा बहना। तो देखो अब हमें ये समझना होगा कि टहलना और दौड़ना का संबंध इस प्रकार से है कि टहलना यानी धीरे धीरे, टहलना का मतलब क्या होता है धीरे धीरे, और दौड़ना का मतलब बहुत तेज, यानी एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है। क्योंकि टहलना का मतलब हमें होता है धीरे धीरे चलना और दौड़ना के मीन्स तेजी से चलना, यानी एक दूसरे का विपरीत है। अब देखो शीतल मंद समीर, शीतल मंद समीर का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो शीतल मंद समीर मीन्स क्या होता है ना कि धीरे धीरे ठंडी हवा बहना। अब जब इसका विपरीत करेंगे तो क्या होगा, ठंडा नहीं, वायु नहीं, तेज नहीं, क्या होगा, आंधी। आंधी क्या होता है, बहुत तेज से चलने वाली हवा होता है और गर्म हवा भी होता है, इस तरह से होता है। यानी क्या होगा, तो जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से यानी एक दूसरे का विपरीत है, टहलना दौड़ना, तो शीतल मंद समीर का संबंध क्या होगा, आंधी से, यानी शीतल मंद समीर में ठंडी हवा यानी धीरे धीरे ठंडी हवा चलना, और आंधी, आंधी तूफान में तेज हवा चलना और वो भी गर्म। तो यह राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, आंधी होगा। समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न क्या करा भाई, तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न देखो, यह क्या है ना, तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें कैसे समझोगे, तो इस प्रकार से समझना। क्या करा भाई, तो यहाँ पे करा है ना कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक कौन है, तो एक स्त्री है और एक कौन है, तो एक पुरुष है। समझना, एक स्त्री और एक पुरुष है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहा है भाई, तो देखो कर रहा है ना कि स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, या पुरुष जो है स्त्री के बारे में यानी स्त्री का परिचय देते हुए क्या कर रहा है, कर रहा है इसका पिता, यानी किसका पिता, तो इस स्त्री का पिता, यानी इसका पिता मेरी माँ का, यानी किसकी माँ का, इस पुरुष का, यानी इस पुरुष का, मेरी माँ का, यानी इस पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र है। यानी समझना, यानी क्या कर रहा है ना, प्रश्न का लैंग्वेज पहले आप लोग समझो। देखो यहाँ पे कहना चाहता है ना कि एक स्त्री की ओर परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, स्त्री के परिचय देते हुए पुरुष क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि इसका पिता यानी इस स्त्री का जो पिता है मेरी माँ का, यानी इस पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र है। अब देखो आप लोग ये पहले हमें बताओ कि यह पुरुष है और ये कौन है, इसकी माँ है। अब ये कह रहा है ना, ये पुरुष कर रहा है अपनी माँ से, कह रहा है कि इस तरह से सोचो कि पुरुष के माँ के इकलौते पुत्र कौन होगा। तो देखो इस पुरुष की माँ ये हुई और इस माँ का इकलौते पुत्र यानी एक ही पुत्र है, तो वह कौन होगा, यह पुरुष खुद ही होगा, या पुरुष खुद ही होगा ना। और वही कर रहा है यहाँ पे, प्रश्न कर रहा है कि इसका पिता यानी इस स्त्री का जो पिता है ना, ये जो पिता है मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन है, ये है, ये पुरुष है, और ये पुरुष ही इसका पिता है। यानी ये पुरुष और इसका स्त्री का पिता ही कौन है, तो ये जो पुरुष इसका यह पिता है ना, यही यह पुरुष है। यानी यह पुरुष और इसका पिता दोनों क्या है, समान ही है। वही एग्जामिनर आप सभी से कहना चाहता है, और यही पॉइंट को समझना है कि इसका पिता यानी इस स्त्री का जो पिता है मेरी माँ का, यानी इस पुरुष की माँ का इकलौता पुत्र यही होगा और यही है इसका पिता। अब क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, जो समझना कह रहा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंध है, यानी यह पुरुष जो है इस स्त्री को क्या कहेगा। तो देखो यह पुरुष जो है इस स्त्री को क्या कहेगा, तो इस स्त्री को पुत्री कहेगा, यानी क्या कहेगा, पुत्री कहेगा, यानी बेटी कहेगा। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इस स्त्री के जो पिता है ना यह पुरुष ही है। कौन है, तो यह पुरुष ही है। समझ रहे हो। अब इसी तरह का आपका एग्जाम में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विभाग में ऐसे ही तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, भरपूर लॉजिक। ठीक है, चलो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है आप लोग, 17 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कर रहा है ना कि लालू मुन्ना से लंबा है। लालू जो है वह क्या है, मुन्ना से लंबा है, लेकिन मिताली से नाटा है। समझना, कंफ्यूज कतई नहीं होना। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे मैं लालू लिखता हूँ। यहाँ पे कौन है भाई, लालू। और यह लालू जो है ना, यह लालू भाई साहब जो है मुन्ना से लंबा है, यानी यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे होगा मुन्ना।
मुन्ना, यहाँ पे कौन होगा मुन्ना। और मुन्ना से देखो क्या है, तो मुन्ना से देखो लंबा लालू, मुन्ना से न लंबा है ना लालू। लेकिन मिताली से नाटा है, या लालू जो है मुन्ना से तो लंबा है लेकिन मिताली से क्या है भाई, तो नाटा है। यानी मिताली जो है वह लालू से भी लंबा है। यानी मिताली कहाँ होगी, तो मिताली यहाँ होगी। ठीक है। अब कर रहा है राजू, यहाँ पे अब कर रहा है ना कि बानी, देखो बानी जो है राजू से लंबी है, बानी जो है राजू से लंबी है। और यहाँ पे क्या कर रहा है मुन्ना, मुन्ना जो है बानी से भी लंबा है। यानी बानी से लंबा कौन है, मुन्ना। तो यहाँ पे कौन होगा भाई, तो यहाँ पे होगी बानी, यहाँ पे कौन होगी, बानी। अब देखो बानी से कौन है, बानी से लंबा, देखो यहाँ पे करा है ना कि मुन्ना जो है बानी से लंबा है। देखो मुन्ना जो है बानी से लंबा है, और यहाँ पे करा है बानी जो है ना राजू से लंबा है। यानी यह जो बानी होगी वह क्या होगी भाई, तो बानी जो होगी राजू से लंबा होगी। यानी यहाँ पे कौन होगा, तो राजू होगा। अब आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है ना कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। नाटा या नाटी कहने का मतलब है ना कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा की बात करो तो देखो ये राजू भाई साहब यहाँ पे दिख रहा है। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 19 नंबर में यहाँ पे करा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें। यानी विषम शब्द की पहचान करें यानी बताना होगा ना। यहाँ पे करा है मसाल, करा है कोयला, करा है गैस और लकड़ी। यानी हमें यहाँ पे बताना होगा और समझना होगा कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा ना वह विषम होगा, सबसे अलग होगा, और वही ऑप्शन का चयन करोगे। कैसे करोगे, तो देखो इसमें क्या है भाई, मसाल है, कोयला है, गैस है और लकड़ी है। अगर हम बात करें ना इसमें कोयला का, लकड़ी का और गैस का, तो ये चारों जो है ना वह क्या है, तो चारों ये तीनों जो है ना गैस, कोयला, लकड़ी, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जब हम मसाल की बात करें ना तो ये कृत्रिम संसाधन हो जाता है। यानी मसाल जो होता है ना कृत्रिम हो जाता है। यानी यह जो होता है मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी इससे कौन बनाता है भाई, तो मानव बनाता है। यानी राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। यह प्रश्न जो है ना मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। कह रहा है कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, तो अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।